हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये सायंकाल 7:26 तक रहेगी। आज राहु काल सुबह 9:15 से 10:50 तक रहेगा। मौसम में हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में मौसम खुश्क रहेगा। 9 अप्रैल तक तापमान बढ़ने की आशंका जताई गई है। देश की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी भारत में बारिश के आसार हैं। आईएमडी की चेतावनी के अनुसार बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने पर देश के कई राज्यों में हंगामा। मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ओवैसी बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। बिल पास होने के समर्थन में भी कई जगहों पर मिठाइयां बंटी। थाईलैंड में पीएम मोदी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले। शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा। मोदी ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव करवाने की अपील की। बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन शुरू। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबंधों में सुधार को लेकर बढ़ाए हाथ। अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों को स्टूडेंट वीजा रद्द। देश छोड़ने के दिए आदेश। हमास के समर्थन का आरोप। कई भारतीय छात्र भी शामिल। चीन ने भी अमेरिका को दिखाई आंख। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में अमेरिका पर लगाया 34% टैक्स। कई चीजों के एक्सपोर्ट पर भी लगाई रोक। ट्रंप के टैरिफ की वजह से शुक्रवार को शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट। 930 अंक गिरकर 75,364 पर बंद हुआ शेयर बाजार। अमेरिकी बाजार भी आया नीचे। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में नहीं मिली राहत। मानहानि केस में कोर्ट ने 200 रुपए जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली मांग वाली याचिका खारिज की। कहा, यह नीतिगत मामला, आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम मिलने के मामले में 4 आतंकियों को अदालत ने दोषी ठहराया है। 8 धमाकों के मामले में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को कर दिया था रद्द। मामला सुप्रीम कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदुओं को रामनवमी पर हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। रामनवमी पर हिंसा के अंदेशे के चलते पुलिस हाई अलर्ट पर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बसाने का विरोध। कांग्रेसी प्रवक्ता बोले, हिंदू गांव बसता है तो मुझे मुस्लिम, ईसाई और सिख गांव बसाने की अनुमति दी जाए। हरियाणा के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य से 1655 करोड़ रुपए ज्यादा किया गया। मार्च 2025 के लिए जीएसटी वृद्धि में हरियाणा प्रमुख राज्यों में 6ठे स्थान पर। हरियाणा के चरखी दादरी में लव मैरिज के 5 साल बाद महिला क्लर्क की हत्या। अस्पताल के बाहर शव को गाड़ी में छोड़कर भागे ससुराल वाले। पति समेत 4 पर केस दर्ज। हिसार एयरपोर्ट से उड़ान 14 अप्रैल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पहली उड़ान हिसार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन देश के कई राज्यों में इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिमी बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और असम में मुस्लिमों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को
वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके बहनोई को पीटा गया है। वहीं जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। वक्फ बिल पर संसद और सड़क की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई हैं। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई है। इस बिल पर 2 से 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद मोहर लगाई थी। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में मुलाकात की। मोदी ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों के नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा गया है। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालात पर भी बातचीत हुई। इस पर यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। वहीं बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत के सामने उठाया। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भागकर भारत आ गई थी। उन्हें फिलहाल नई दिल्ली ने शरण दी हुई है। अगली खबर बैंकॉक से ही। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुक्रवार को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जताई है। ये मुलाकात भारत और नेपाल के लिहाज से अहम है। केपी शर्मा ओली के नेपाल की सत्ता में आने के बाद से उनका रुख भारत की बजाय चीन की तरफ देखा गया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते में असर हुआ है। हाल ही में नेपाल में राजतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शन की वजह से भी रिश्तों में कड़वाहट आई है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों को उनका F1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा रद्द होने की अचानक ईमेल मिला है। ये मेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से भेजा गया है। ये ईमेल उन छात्रों को भेजा गया है जो कैंपस एक्टिविटीज्म यानी कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन छात्रों को भी ऐसे मेल भेजे गए हैं जो भले ही कैंपस एक्टिविटीज्म में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी पोस्ट शेयर की, लाइक या फिर कमेंट किया था। उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिकी सरकार ने कैच एंड रिवोक ऐप की मदद से ऐसे छात्रों की पहचान कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक 26 मार्च तक 300 से ज्यादा हमास समर्थक छात्रों का F1 वीजा रद्द किया जा चुका है। इसमें कई भारतीय छात्र भी शामिल है। अमेरिका की ओर से बुधवार को लगाए गए रिसिप्रोकल टैरिफ पर चीन ने शुक्रवार को जवाब दिया। चीन ने भी बदला लेते हुए अमेरिका पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। यही नहीं, चीन ने कुछ चीजों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इसमें चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ गया है। चीन ने कहा है कि 10 अप्रैल से वे अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। वहीं ट्रंप ने चीन पर पहले 20% टैक्स लगाया था और अब 34% और लगा दिया है। कुल टैक्स 54% हो गया है। चीन हर साल अमेरिका को 400 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान बेचता है। कोई और देश इसके आसपास भी नहीं है। अब खबर बाजार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर शुक्रवार को भी भारत समेत कई एशियाई मार्केट पर नजर आया है। भारत में सेंसेक्स 930 अंकों की गिरावट आई। इस गिरावट के साथ 75,364 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 22,904 पर बंद हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके जवाब की वजह से पूरी दुनिया में के बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी साल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। गुरुवार को अमेरिका का डाउ जोन्स 2.76% और S&P 500 303.27% और नेस्डेक 3.61% गिर गए। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई 2 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर
कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें, ये हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने अन्य अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है। जेफ फाउंडेशन की याचिका में केंद्र सरकार और अन्य अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी। मांग थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच को रेगुलेट करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसा ऐप वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू होना चाहिए। इसके अलावा बाल संरक्षण नियमों का पालन करने में असफल रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिए मिले 16,518 करोड़ रुपए का चंदा जब्त करने की मांग खारिज कर दी है। पुनर्विचार याचिका इस फैसले के रिव्यू के लिए लगाई गई थी। मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने की। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग से साझा की थी। भाजपा सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी थी। 2019 से 2024 तक भाजपा को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले थे। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए, तीसरे पर कांग्रेस पार्टी को 1,421 करोड़ रुपए मिले थे। याचिका में मांग की गई थी कि ये सारा चंदा जब्त कर लिया जाए। अब खबरें देश के अन्य राज्यों से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी यानी वैकल्पिक उपाय अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों। अगर इस तारीख पर वो पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी के वकील का कहना है कि अब हम एक और याचिका दाखिल करेंगे। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदुओं को रामनवमी पर 6 अप्रैल को हावड़ा के तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में हथियार लेकर नहीं जाएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने सभी समुदायों के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुप्रीम सरकार ने बताया कि हमें रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश की खुफिया इनपुट मिला है। कई जिलों में बीते 2 दिन में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर जुलूस का बड़ा सियासी मुद्दा भी है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि अगर देश का संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की अनुमति दी जाए। हफीज ने शास्त्री के ट्वीट को टैग करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव से ये मांग की है। शास्त्री ने इस ट्वीट में कहा था कि बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव बनेगा, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। बागेश्वर धाम गढ़ा में बनने वाले इस हिंदू गांव में करीब 1,000 परिवारों को बसाया जाएगा। अब बात करते हैं 17 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले की। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आतंकियों को दोषी ठहराया है। इन्हें 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने जिंदा बम केस के सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। इसमें शहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सिलियर ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चंदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के चरखी दादरी में लव मैरिज के 5 साल बाद ससुराल वालों ने महिला क्लर्क प्रीति की हत्या कर दी है। उसका शव अस्पताल के बाहर गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। महिला के मायके वालों को जब घटना का पता चला तो वे मौके पर पहुंचे। गाड़ी का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि करंट लगाकर बेटी को मारा गया है। उसके पांव पर उंगली और अंगूठा जला हुआ था, जबकि ससुराल वालों ने उन्हें बताया कि बेटी ने फांसी लगाई है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। 24 वर्षीय प्रीति 2020 में बस स्टैंड के सामने स्थित कॉलोनी में रहने वाले आशीष से लव मैरिज हुई थी। प्रीति 2020 में ही लोक निर्माण विभाग में बतौर क्लर्क नौकरी पर लगी थी। दादरी रेस्ट हाउस में उसकी ड्यूटी थी। शादी के बाद प्रीति के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की करीब 3.5 साल की है, छोटा बेटा 1.5 साल का है। पिता ने बताया कि पति आशीष कुछ काम नहीं करता था और अक्सर पैसों के लिए प्रीति के साथ मारपीट करता था। अब खबर हरियाणा की लंबी उड़ान की। हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल को पहली उड़ान अयोध्या के लिए जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान सेवाओं के शेड्यूल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अयोध्या के लिए उड़ने वाले 72 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। विमान से सिर्फ 2 घंटे में हिसार से अयोध्या पहुंच जाएंगे। शेड्यूल के अनुसार विमान सुबह 10:40 पर अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा और 12:40 पर विमान अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या के लिए जाने वाला विमान सुबह दिल्ली से हिसार आएगा। इसके बाद जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद और चंडीगढ़ की फ्लाइट का समय भी जल्द ही निर्धारित हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार ने उनके हिसार में हवाई जहाज उतरने से लेकर हेलीकॉप्टर से यमुनानगर रवाना होने तक पूरे शेड्यूल व सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। एयरपोर्ट पर जगह भी देखी। वहीं हरियाणा के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि आई है। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह के मामले में राष्ट्रीय वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 2024-25 में जीएसटी के लिए 37,498 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इससे 16,055 करोड़ रुपए अधिक यानी 39,153 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,19,362 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16% अधिक है। ये सभी राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि दर है, जो राष्ट्रीय औसत 10% से ज्यादा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।